हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है अबाउट द एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको बायोमैकेनिक्स में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम के अंदर। प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक अच्छे से देखना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखते हो तो आपको बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आप जितने भी कंसेप्ट्स हैं अबाउट द एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स वो सारे यहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे। अब बिना किसी देरी के जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अबाउट द एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स। सबसे पहले I will give you a brief about the elbow complex. So you have studied this in anatomy also. So the elbow complex consists of two joints. One is the elbow joint and the other is the radio-ulnar joint, right? In the elbow joint, further we have two joints. First is the humeroradial joint and the next is the humero-ulnar joint. Whereas radio-ulnar joint is of two types. First is the proximal radio-ulnar joint and then is the distal radio-ulnar joint. So basically the elbow complex consists of these two joints, that is the elbow and the radio-ulnar joint, which are further divided into two joints each. So यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हो the diagram of the elbow joint, right? अब हमने क्या पढ़ा था कि द एल्बो जॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू जॉइंट्स, विच वन? ह्यूमरोरेडियल जॉइंट एंड द ह्यूमरोअल्नर जॉइंट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो एल्बो जॉइंट है वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो एल्बो जॉइंट है वो दो जॉइंट से बना होता है। कौन कौन से? ह्यूमरोरेडियल जॉइंट एंड द ह्यूमरोअल्नर जॉइंट। अब देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, दैट इज द वर्ड ह्यूमरो। सो द वर्ड ह्यूमरो डिनोट्स द ह्यूमरस बोन, रेडियल डिनोट्स द रेडियल बोन एंड अल्नर डिनोट्स द अल्नर बोन। तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमरोरेडियल जॉइंट। तो ये जो ह्यूमरोरेडियल जॉइंट होता है ये कौन से टाइप का जॉइंट होता है? सो इट इज अ टाइप ऑफ पिवट जॉइंट विच कम्स अंडर द कैटेगरी of synovial joint. If you have studied about the types of joints, so you must be knowing that it is a synovial joint. प्रॉक्सिमली इसमें कौन सी सर्फेस आर्टिकुलेट करती है? अब देखो प्रॉक्सिमली हमें पता है कि जो हमारी ह्यूमरस है वो आर्म की बोन होती है और रेडियस और अल्ना जो है वो फॉर आर्म की बोन्स होती हैं, राइट? तो प्रॉक्सिमली यहाँ पे क्या आएगा? आपकी ह्यूमरस की बोन आएगी। अब ह्यूमरस का कौन सा पार्ट ह्यूमरोरेडियल जॉइंट बनाता है? सो द कैपिटुलम विच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस, वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? डिस्टली विद द हेड ऑफ द रेडियस। तो ये जो ह्यूमरोरेडियल जॉइंट है बच्चों, किसके बीच में आर्टिकुलेशन होता है? बिटवीन द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस एंड द हेड ऑफ द रेडियस। वहीं दूसरी तरफ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमरोअल्नर जॉइंट। सो इट इज अ हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जॉइंट इन द साइनोवियल जॉइंट। प्रॉक्सिमली ये किससे बना होता है? ट्रोक्लिया से। अब ये जो ट्रोक्लिया है ये जो ह्यूमरस बोन है उसका नीचे यानी कि जो डिस्टल वाला पार्ट है और मीडियल वाला पार्ट है, अंदर की तरफ का पार्ट है, वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ट्रोक्लिया। तो ये जो ह्यूमरोअल्नर जॉइंट है ये प्रॉक्सिमली किससे बनता है? ट्रोक्लिया से। और डिस्टली ये किसके साथ आर्टिकुलेशन बनाता है? अल्ना के साथ। अब अल्ना बोन तो बहुत बढ़िया, अल्ना के कौन से वाले पार्ट के साथ बनाता है? तो अल्ना का जो ट्रोक्लियर नॉच रहती है उसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है। तो आई होप आपको ह्यूमरोरेडियल जॉइंट और ह्यूमरोअल्नर जॉइंट के टाइप ऑफ जॉइंट्स प्लस इनकी जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं उन सब के बारे में आपको क्लियर कट आइडिया हो गया होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली डायग्राम के अंदर देख सकते हो। इन दिस डायग्राम दे हैव ब्यूटीफुली डिपिक्टेड अबाउट द ह्यूमरोरेडियल एंड द ह्यूमरोअल्नर जॉइंट। नेक्स्ट इज द रेडियो-अल्नर जॉइंट। तो एल्बो कॉम्प्लेक्स में हमारे दो जॉइंट्स थे, एक था एल्बो जॉइंट और दूसरा था रेडियो-अल्नर जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट के अंदर हमारे दो जॉइंट्स आ रहे थे, कौन कौन से? ह्यूमरोअल्नर एंड ह्यूमरोरेडियल, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रेडियो-अल्नर जॉइंट। सो द रेडियो-अल्नर जॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू जॉइंट्स, द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो-अल्नर joint. So here you can see in this image, so the structure of the joint which is present upward is the proximal radio-ulnar joint, and the joint or the structure which is present near our hands or the carpal bones is the distal radio-ulnar joint. So firstly we will talk about the proximal radio-ulnar joint. So
in comparison between these two joints, the proximal radioulnar joint is more nearer to your elbow joint as compared to the distal radioulnar joint. So ये जो proximal radioulnar joint है, it is a pivot joint, remember that. और ये किसके बीच में बनता है? It is formed between the head of the radius and the radial fossa of ulna. Whereas अगर मैं बात करूँ distal radioulnar joint की, so it is a hinge joint. ये किसके बीच में बनता है? Between the distal head of the ulna and ulnar notch of the radius. So यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, in one picture they have depicted the proximal radioulnar joint and in the next picture they have depicted the distal radioulnar joint. Now the humororadial articulations. अब humororadial articulations के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे एक बार हम ब्रीफली डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे. सो humororadial joint, अगर आपको पहले वाली स्लाइड याद होगी, सो यू विल रिमेंबर कि प्रॉक्सिमली किससे बन रहा था? ये ह्यूमरस के कैपिटुलम के, और डिस्टली किससे बन रहा था? हेड ऑफ द रेडियस से. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज को. बच्चों इमेज के थ्रू याद रखना बायोमैकेनिक्स सारी. बायोमैकेनिक्स में ना कुछ भी रट्टा नहीं चलता, ठीक है? तो अच्छे से एक एक बात को अच्छे से डिटेल में अपनी इमेज मेमोरी बनाओ, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ना याद करनी नहीं पड़ेंगी, ये आपको याद हो जाएंगी, राइट? सो आप इस इमेज को अच्छे से अपने स्कैन कर लो दिमाग में और चीज़ को बैठा लो, तो आप कभी ना इन जॉइंट्स की एनाटॉमी स्ट्रक्चर वगैरह कभी नहीं भूलोगे. जब आप इस इमेज को देख रहे हो तो ये भी देखो किस सरफेस का कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा हिस्सा कनकेव है, क्योंकि ये भी आगे बायोमैकेनिक्स में बहुत ज़रूरी होता है समझना. तो अगर आपको ये एनाटॉमी वाली इमेज याद रहेगी ना, तो बायोमैकेनिक्स के सारे कंसेप्ट्स आपको ना क्लियर होते चले जाएंगे. अब बात करते हैं कैपिटुलम की. तो यहाँ पे आपको इमेज में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो कैपिटुलम है ये क्या होता है. सो ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है डिस्टल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस पे. कौन सी सरफेस पे? अब हमने पढ़ा है कि ह्यूमरस की डिफरेंट सरफेसेस होती हैं, तो जो एंटेरोलेटरल सरफेस होती है ह्यूमरस की, वहाँ पे ये कैपिटुलम जो है ये प्रेजेंट होता है, और ये जो शाफ्ट रहती है ह्यूमरस की उसके एंटीरियरली लाई करता है. देन हम बात करते हैं रेडियल हेड की. तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा ये रेडियल हेड है, जिसके ऊपर आके जो ह्यूमरस का कैपिटुलम होता है वो आर्टिकुलेट हो जाता है और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बन जाता है. सो ये क्या होता है? प्रॉक्सिमल एंड होता है रेडियस का. जो रेडियल हेड होता है ना, ये एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि और इसके ऊपर एक कॉन्केव सरफेस होती है जिसे हम कहते हैं फोविया. अब जॉइंट कैप्सूल की बात करें तो जो हमारा ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है, और जो सुपीरियर या प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, इन तीनों का एक ही जॉइंट कैप्सूल होता है. तो ये तीनों जॉइंट्स जो रहते हैं ये एक ही जॉइंट कैप्सूल में एनक्लोज रहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज के अंदर, यहाँ पे देखो तीन जॉइंट्स एक ही कैप्सूल के अंदर आ रहे हैं, जिसको हम एल्बो जॉइंट का कैप्सूल कहते हैं. अब ये जो आपका जॉइंट कैप्सूल है ये कहाँ कहाँ तक एक्सटेंडेड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो अगर हम एल्बो जॉइंट को सामने की तरफ से देखते हैं, एंटीरियरली देखते हैं, तो जो उसका जॉइंट कैप्सूल होता है वो कहाँ कहाँ से जाता है. अब ऐसे समझो कि आप एल्बो जॉइंट को सामने से देख रहे हो, राइट? सपोज करो ये आपका एल्बो जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? अब आप इसको सामने से देख रहे हो, तो एंटीरियरली में जो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है वो कहाँ से होगी? अबव द कोरोनॉइड एंड द रेडियल फोसा. और डिस्टली कहाँ तक जाती है ये? अब डिस्टली तो अल्ना और रेडियस होगी, तो ये डिस्टली कहाँ जाती है? इनटू द अल्ना अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है? अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है बच्चों, ये जो कैप्सूल होता है ये एंटीरियरली वहाँ तक एक्सटेंड करता है, और जो आपका एनुलर लिगामेंट होता है उसके साथ ब्लेंड हो जाता है. यानी कि जब आप कैप्सूल को एंटीरियरली देख रहे हो, आगे से देख रहे हो, तो प्रॉक्सिमली ये कहाँ से अटैच होता है? अबव द कोरोनॉइड एंड द रेडियल फोसा. और जब ये नीचे आता है कैप्सूल, जब आप एंटीरियरली देख रहे हो, तो जब ये नीचे आता है तो ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है? जो आपका अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस है वहाँ तक, और जो एनुलर लिगामेंट होता है आपके जॉइंट पे उसके साथ ये ब्लेंड हो जाता है. अब पोस्टीरियरली अगर मैं इस जॉइंट कैप्सूल को जॉइंट के पीछे वाले हिस्से से यानी कि पोस्टीरियर सरफेस से देख रही हूँ, अब प्रॉक्सिमली क्या होगी? यहाँ पे प्रॉक्सिमली हमारी क्या होगी? ह्यूमरस होगी. अभी हमने एंटीरियरली देखा था इस जॉइंट को, अब हम पोस्टीरियरली देख रहे हैं. सो पोस्टीरियर पोजीशन में अगर हम देखते हैं जॉइंट कैप्सूल को, तो प्रॉक्सिमली ये किससे अटैच होता है? ह्यूमरस से. अब अगर आपने ह्यूमरस की एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस पे यू हैव ओलिक्रानॉन फोसा. तो ये जो आपका कैप्सूल है ये उस ओलिक्रानॉन फोसा की जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ से अटैच होता है अलोंग विद
द बैक ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल, जो कि ह्यूमरस का ही पार्ट होता है। डिस्टली अगर मैं इस जॉइंट कैप्सूल को देखूंगी तो ये कहाँ से पास होगा, जस्ट बिलो द एन्युलर लिगामेंट, और ये कहाँ से अटैच हो जाएगा, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर मार्जिन ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस। अगर ज़्यादा भी नहीं याद रखा जाए तो सिर्फ ये याद रख लेना कि डिस्टली ये अटैच हो जाता है ओवर द नेक ऑफ द रेडियस जब हम पोस्टीरियरली इस जॉइंट कैप्सूल को देखते हैं। तो मीडियली एंड लेटरली अगर मैं साइड से देखूं एल्बो जॉइंट को तो ये जो कैप्सूल होता है ये कोलेटरल लिगामेंट्स के साथ कंटिन्यूस रहता है। अब ये जो जॉइंट कैप्सूल है, क्योंकि इसके अंदर देखो तीन जॉइंट्स कवर कर रहे हैं, तो जो जॉइंट कैप्सूल होता है ये लार्ज होता है और लूज भी रहता है, तभी आपके एल्बो पे मूवमेंट हो पाती है। जो कैप्सूल है ये एंटीरियरली और पोस्टीरियरली वीक रहता है एज कंपेयर टू द मीडियल एंड लेटरल साइड्स। अब क्योंकि एल्बो पे आपको बहुत अच्छी खासी रेंज ऑफ मोशन दिख जाती है डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंट जॉइंट्स एंड द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन इट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कैप्सूल होता है इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिससे कि जो आपका एल्बो जॉइंट है वो काफ़ी अच्छी खासी रेंज ऑफ मोशन कर सकता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट। सो बेसिकली जो आपका एल्बो जॉइंट है यहाँ पे आपके दो मेन लिगामेंट्स होते हैं, कौन कौन से, मीडियल या फिर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड द लेटरल या फिर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो इसको हम अल्नर कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं क्योंकि एक तो ये मीडियली प्रेजेंट है और मीडियली आपकी जो अल्ना बोन है वो होती है, इसलिए इसका नाम अल्नर कोलेटरल लिगामेंट भी रख दिया जाता है। तो ये जो लिगामेंट है ये आपके इनर साइड पे, यानी कि अगर आपका ये एल्बो जॉइंट है तो इसके इनर साइड पे आपका होता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और इसको हम शॉर्ट में UCL या MCL भी कहते हैं। अब इसका ओरिजिन और इंसर्शन देखते हैं। तो ये जो MCL है ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है, अराइज कहाँ से करता है, सो इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल। वैसे तो आपको बच्चों ये सारी स्पेसिफिकेशंस याद होनी चाहिए, बट अगर आपको ज़्यादा याद नहीं हो पाता है तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये जो MCL लिगामेंट है ये मीडियल एपिकॉन्डाइल से निकलता है और कोरोनॉइड प्रोसेस पे जाके लग जाता है। अगर आप ये सारी डिटेल्स याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना इतना तो याद ही रखो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल से निकला और कोरोनॉइड प्रोसेस पे जाके लग गया। अब ये देखो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगुलर शेप का लिगामेंट है, राउंड शेप का लिगामेंट है। अब यहाँ पे देखो इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हम एक राउंड शेप का लिगामेंट कहते हैं MCL को। इसका जो ओरिजिन रहता है वो बहुत चौड़ा होता है और जैसे ही ये नीचे की तरफ आने लगता है तो ये टेपर हो जाता है, तो ये राउंडेड ट्रायंगुलर शेप का लिगामेंट होता है। सो MCL की अगर हम बात करें तो इसको हम 3 बंडल्स में क्लासिफाई कर देते हैं, एंटीरियर बंडल, पोस्टीरियर बंडल और ऑब्लिक या फिर ट्रांसवर्स बंडल। अब देखो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो AMCL क्या है, यहाँ पे एंटीरियर बंडल, PMCL क्या है, पोस्टीरियर बंडल, और ट्रांसवर्स लिगामेंट या फिर ऑब्लिक लिगामेंट है ये MCL का। तो ये इनकी पोजीशन के बेसिस पे कि ये लिगामेंट, ये बैंड जो है ये एंटीरियरली प्लेस्ड है, ये पोस्टीरियरली प्लेस्ड है, ये वाला बैंड ट्रांसवर्स या ऑब्लिकली प्लेस है, तो उस हिसाब से इनकी नेमिंग कर दी गई है। अब यहाँ पे जो देखो, अब इन तीनों बंडल्स को हमें पढ़ना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं ना एल्बो जॉइंट की तो इनका अलग अलग डिग्रीज पे ना काम आता है, तो बायोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर बंडल ऑफ MCL लिगामेंट। तो ये क्या होता है, ये प्राइमरी रिस्ट्रेन होता है किसके लिए, आपकी वेल्गस स्ट्रेस के लिए। कौन से डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में, जब आपका एल्बो है वो 20 से 120 डिग्री तक ऑफ एल्बो फ्लेक्शन होता है, यानी कि 20 से 120 डिग्री तक जब आप एल्बो फ्लेक्शन करते हो तो जो वेल्गस स्ट्रेस आता है उसको कौन रोकता है, आपका एंटीरियर बंडल रोकता है MCL का। इट इज स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग एल्बो एक्सटेंशन, और जब आप एल्बो एक्सटेंशन करते हो तो ये वाला जो बंडल है ये स्ट्रेस में आ जाता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर बंडल ऑफ MCL की। तो इसका क्या काम होता है, ये रेजिस्टेंस देता है किसको, लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रैक्शन ऑफ द जॉइंट सरफेस को बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशनिंग। ये कब टॉट हो जाता है, जब आप एल्बो फ्लेक्शन करते हो इन द रेंज बिटवीन 60 to 90 डिग्री, और ये कब स्ट्रेस में आता है, जब एल्बो का फ्लेक्शन होता है, राइट। ऑब्लिक या फिर जो ट्रांसवर्स बंडल रहता है MCL का, ये इन दो बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और इन दोनों को कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे मैंने बहुत स्पेसिफिकली सारी जो मूवमेंट्स हैं और जो रेंजेस हैं वो मेंशन करी है, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए
चाहिए कि इन बंडल्स का फंक्शन क्या होता है, प्लस कौन सी पोजीशन में या कौन से मूवमेंट में इनमें स्ट्रेस पड़ता है। द नेक्स्ट लिगामेंट इज द लेटरल और द रेडियल कोलेटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला जो लिगामेंट होता है ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। इसको हम रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी क्यों कह देते हैं, क्योंकि जो लेटरल साइड होती है वहाँ पे आपकी रेडियस बोन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। सो दिस इज द एल्बो जॉइंट। तो यहाँ पे साइड में जो लिगामेंट प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स, और इसको हम शॉर्ट में RCL या LCL भी कहते हैं। अब देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर आपको 3 लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहे हैं। पहला है आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, जिसको हम रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी कह रहे हैं। Next is the lateral ulnar collateral ligament LUCL and the last is the annular ligament। तो इन 3 लिगामेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स। अब इसको हमें MCL के बंडल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो MCL था, जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट हमने पढ़ा, वो एक ही लिगामेंट था और उसके वो डिफरेंट बंडल्स थे। बट जो आपका लेटरल साइड ऑफ एल्बो होता है वहाँ पे 3 डिफरेंट तरह के लिगामेंट्स पाए जाते हैं, और इन 3 लिगामेंट्स को जब हम एक साथ बोलते हैं तो इनको हम लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो फर्स्ट इज द लेटरल रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, राइट। सो ये एक फैन शेप स्ट्रक्चर होता है। अब इसका ओरिजिन और इंसर्शन देखते हैं। तो ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, यानी कि ये कहाँ से अराइज होता है। सो इट अराइजेस फ्रॉम द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन याद ना रहे तो क्या याद रखना है कि ये वाला जो लिगामेंट है, अब देखो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ये सारे लिगामेंट्स, है ना। तो ये ह्यूमरस के लेटरल साइड से ही अराइज होंगे और नीचे भी लेटरल साइड पे ही जाके लगेंगे। इनका मीडियल साइड से कोई लेना देना नहीं है। तो इतनी कॉमन सेंस अपनी एग्जाम में भी लगा लेना, कुछ भी ब्लंडर करके मत आना, ठीक है। तो ये कहाँ से अराइज हो रहा है, फ्रॉम दी लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, और ये मर्ज हो जाता है किसके साथ, एन्युलर लिगामेंट के साथ। एन्युलर लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम के अंदर। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम द लेटरल ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। इसका भी आपका ह्यूमरस का एपिकॉन्डाइल से ही ओरिजिन होता है, और ये इंसर्ट कहाँ पे होता है, जाके अल्ना के लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर और एन्युलर लिगामेंट के ऊपर। अब बात करते हैं एन्युलर लिगामेंट की। अभी जो एन्युलर लिगामेंट है ये कौन सा लिगामेंट होता है, जो आपको याद है हमने पढ़ा था हेड ऑफ द रेडियस। तो जो हेड ऑफ द रेडियस था, जो प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस था, वो एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। तो उसके चारों तरफ एक लिगामेंट है जो एनसर्कल करता है उसको, उसे हम कहते हैं एन्युलर लिगामेंट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी द LCL लिगामेंट, यू कैन सी द LUCL लिगामेंट एंड यू कैन सी द एन्युलर लिगामेंट। सो दीज 3 लिगामेंट्स आर द पार्ट ऑफ द लेटरल कोलेटरल लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है LCL का, तो LCL का फंक्शन ये होता है कि जब भी कोई वेरस टॉक या फिर वेरस फोर्स आके लगती है तो उसको ये स्टेबलाइज करता है। ये एल्बो को स्टेबलाइज करता है। अगर वेरस और सुपिनेशन दोनों फोर्स साथ में आ गई तो भी LCL ही काम करता है। ये पोस्टेरोलेटरल स्टेबिलिटी जो होती है एल्बो कॉम्प्लेक्स की, एल्बो जॉइंट की, उसको मेंटेन करके रखता है। उसके अलावा रेडियल हेड को स्टेबलाइज देता है, उसके अलावा रेडियल हेड को स्टेबलाइज करता है जब भी एल्बो के ऊपर कोई मोशन रहता है बिकॉज ऑफ द एन्युलर लिगामेंट। उसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रैक्शन फोर्स आती है ड्यू टू ग्रेविटी और एनी अदर रीजन, उसको भी ये रेजिस्ट करता है। लास्ट जो आपका ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है उसको रीइंफोर्स करता है। अब हम बात करते हैं टिपिकल बायोमैकेनिक्स की, दैट इज द एक्सिस ऑफ एल्बो जॉइंट। तो वैसे अगर देखा जाए तो क्या होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, जो इस तरीके से एक्सिस जाएगी आपकी, वो कहाँ से पास होती है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रोक्लिया एंड द कैपिटुलम। अब ये जो ट्रोक्लिया और कैपिटुलम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपकी डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस पे। और एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है जो आपकी आ रही होती है फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो एक आपकी लाइन ऐसे जाती है जो कि ह्यूमरस की शाफ्ट के थ्रू जाती है, और एक आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे जा रही है जो कि ह्यूमरस के ट्रोक्लिया और कैपिटुलम के थ्रू पास होती है। तो ये दोनों बाइसेक्ट करेंगी। सो ये दोनों जो एक्सिस जा रही हैं, अब ये दोनों एक्सिस बाइसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, ठीक है। इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि जो कैपिटुलम है और ट्रोक्लिया है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रही है, और अगर मैं ह्यूमरस बोन की बात करूँ तो वहाँ के शाफ्ट से एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पास होती है। अब
आप अपर एक्सट्रीमिटी को एनाटॉमिकल पोजीशन में देखते हो ना, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आ रही है ह्यूमरस की, जो कि ह्यूमरस की शाफ्ट से पास हो रही है, ठीक है, और अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं जो कि फोरआर्म के थ्रू लॉन्गिट्यूडनली पास होती है, तो यहाँ पे ना एक एक्यूट एंगल बन जाता है मीडियली, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो। तो ये जो एंगुलेशन बनता है, ये जो आपको एक एक्यूट एंगल दिखता है मीडियल साइड में, इसको कहते हैं हम कैरिंग एंगल। अब ये किसकी वजह से बनता है? अब ये एंगल जो होता है ये आपको हमेशा फ्रंटल प्लेन में दिखाई देगा जब आप सामने की तरफ से एल्बो जॉइंट को या फिर अपर एक्सट्रीमिटी को एनाटॉमिकल पोजीशन में देखते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल सर्फेसेस, जैसा उनका ओरिएंटेशन रहता है ना, उस वजह से ये चीज़ या फिर ये एंगल यहाँ पे बनता है। अब क्या एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन होती है यहाँ पे, तो देखो ध्यान से समझो। जो आपका ट्रोक्लिया है, ह्यूमरस बोन है आपकी, ह्यूमरस में एक तरफ ट्रोक्लिया है, एक तरफ कैपिटुलम है। अब ये जो ट्रोक्लिया है ना, ये थोड़ा नीचे की तरफ होता है एज कम्पेयर टू द कैपिटुलम, ठीक है, और थोड़ा लेटरल एस्पेक्ट पे रहता है, ठीक है। तो जो हमारा ट्रोक्लिया था वो मीडियली प्रेजेंट होता है और थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू द कैपिटुलम। अब यहाँ पे देखो, आपका ट्रोक्लिया तो नीचे हो गया और जो आपका कैपिटुलम है वो थोड़ा ऊपर ही रहता है एज कम्पेयर टू द ट्रोक्लिया। अब इस अलाइनमेंट की वजह से क्या होता है, जो अल्ना की ट्रोक्लियर नॉच रहती है ना, वो भी थोड़ा डिस्टल यानी कि थोड़ा नीचे की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रोक्लिया नीचे आ गया, ट्रोक्लिया नीचे आ गया, तो जो आपका अल्नर ट्रोक्लियर नॉच है वो भी थोड़ा नीचे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से एक वहाँ पे डेविएशन हो जाता है और तभी हमें ये जो एंगल है, ये जो वेल्गस एंगुलेशन हमें देखने को मिलती है, जिसको हम कैरिंग एंगल या फिर क्यूबाइटस वेल्गस भी कहते हैं। इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमने ह्यूमरस की जो बोन है, जो ह्यूमरस बोन है, वहाँ से हमने एक सीधी लाइन खींची और एक हमने फोरआर्म से सीधी लाइन खींची, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है और इस एंगल को हम कहते हैं कैरिंग एंगल। अब ये जो कैरिंग एंगल होता है ना, ये हमेशा हमारे हाथ में बना नहीं रहता। मतलब इन द सेंस, अगर आप फोर आर्म को या फिर अपने अपर एक्सट्रीमिटी को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते हो तो ये आपको बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। बट अगर आप अपने फोर आर्म को प्रोनेट कर लेते हो या फिर एल्बो को एक्सटेंशन में ले जाते हो तो ये कैरिंग एंगल आपको नहीं दिखता। दूसरी पोजीशन जहाँ पे आपको ये जो एंगल है ये नहीं देखने को मिलेगा कि जब आपने अपना एल्बो फ्लेक्स कर रखा है और आप रेजिस्टेड फोरआर्म सुपिनेशन कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे भी ये जो कैरिंग एंगल है ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, दोनों ही कैरिंग एंगल बनना भी इन योर एनाटॉमिकल पोजीशन और इन दोनों पोजीशंस में कैरिंग एंगल का डिसअपियर हो जाना, ये दोनों ही बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं मूवमेंट्स की। जो एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट्स होती हैं तो दो मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन एंड द एक्सटेंशन मूवमेंट। So you all know कि the bending movement is the flexion movement and the opening of your hand or your opening of the elbow is the extension movement. अब फ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एल्बो है उसकी बेंडिंग हो रही है, यानी कि जो फोरआर्म है आपका, जो आपका फोरआर्म है, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स योर आर्म और इसकी रेंज क्या रहती है 0 से 150 डिग्रीज। एक्सटेंशन में क्या होगा कि मैं अपने हाथ को सीधा कर रही हूँ, दैट मीन्स माई फोरआर्म इज मूविंग अवे फ्रॉम द आर्म और इसकी क्या रेंज रहती है 150 डिग्रीज टू 0 डिग्रीज, क्योंकि इसका बिल्कुल उल्टा हो गया फ्लेक्शन का एक्सटेंशन, इसलिए हम इसको 150 टू 0 डिग्रीज डिनोट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको पूरी मूवमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी अबाउट द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट। अब मसल्स की बात करते हैं एल्बो जॉइंट की, तो यहाँ पे दो ग्रुप्स ऑफ मसल होते हैं। क्यों? क्योंकि दो ही तो मूवमेंट कर रहे हैं हम, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो एक ग्रुप ऑफ मसल क्या होगा, फ्लेक्शन करवाएगा और दूसरा ग्रुप ऑफ मसल क्या होगा, वो आपका एक्सटेंशन करवाएगा। सो फ्लेक्शन के लिए यू हैव 3 मसल्स, ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेक्यूरेडियालिस, एंड फॉर एक्सटेंशन यू हैव अ सिंगल मसल विच इज द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। एक और मसल होती है दैट इज द एनकोनियस मसल। अब सबसे पहले बात हम करते हैं ब्रेकियालिस मसल की। अब ये जो ब्रेकियालिस मसल है ये एक मोबिलिटी मसल है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंसर्शन है ये एल्बो जॉइंट की एक्सिस के बहुत पास होता है। अब ये मोबिलिटी मसल हमने क्यों लिखी है यहाँ पे, ये हमने लिवर्स में पढ़ा था कि एक होती है मोबिलिटी मसल, एक होती है स्टेबिलिटी मसल, एक होती है पावर मसल। तो उस हिसाब से ये जो ब्रेकियालिस मसल है ये आपकी है मसल ऑफ मोबिलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। उसके अलावा ये जो ब्रेकियालिस मसल है इसका जो फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी कि PCSA है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो इसकी कैपेसिटी है काम करने की वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये वाली जो मसल है अगर आप इसका ओरिजिन इंसर्शन चेक करोगे, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में,
इस मसल की जो मूवमेंट रहती है ना वो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट से अफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पे एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इस मसल के ऊपर लागू नहीं होता, बिकॉज इट इज़ ओनली अ वन जॉइंट मसल। उसके अलावा ये एल्बो फ्लेक्शन में काम करती है, एल्बो फ्लेक्शन की मूवमेंट कराती है, चाहे आपका फॉर आर्म किसी भी पोजीशन में हो। अब इसके मूवमेंट आर्म की बात करें तो जब आपका जो एल्बो जॉइंट है वो 100 डिग्रीज या 100 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में होता है तो इसका मूवमेंट आर्म ग्रेटेस्ट होता है, यानी कि जब आपका एल्बो 100 डिग्रीज या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा आपकी जो ब्रेकियालिस मसल है वो एक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि जो इसका मूवमेंट आर्म है उस टाइम पे वो ग्रेटेस्ट होता है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाती है। नेक्स्ट मसल इज द बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। अब आपको अच्छे से इसका ओरिजिन इंसर्शन पता होगा, तो ये भी एक मोबिलिटी मसल होती है क्योंकि इसका जो इंसर्शन रहता है वो एल्बो जॉइंट की एक्सिस के पास रहता है। इसके दो हेड्स होते हैं, शॉर्ट हेड एंड द लॉन्ग हेड। तो इसका जो पोजीशनिंग है वो शोल्डर जॉइंट की पोजीशन से अफेक्टेड होगी क्योंकि इस मसल पे आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी का, बिकॉज इट इज़ अ टू जॉइंट मसल। इसका जो हेड होता है वो लार्ज, इसका जो लॉन्ग हेड होता है उसमें आपको लार्जेस्ट वॉल्यूम देखने को मिलती है, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका जो फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो स्मॉल होता है। ये कब एक्टिव होती है? तो जब आप अनरेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन करते हो विद फॉरआर्म सुपिनेशन, तो उस टाइम पे ये मसल की एक्टिविटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसके मूवमेंट आर्म की बात करें तो जब भी आपका जो एल्बो है वो 80 से 100 डिग्रीज ऑफ एल्बो फ्लेक्शन के बीच में होगा तो इस वाली मसल का आपको सबसे ज़्यादा एक्टिविटी या सबसे ज़्यादा काम आपको इस मसल का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द ब्रेकियोरेडियालिस मसल। अब ये जो ब्रेकियोरेडियालिस मसल है, अगर आप इसका ओरिजिन इंसर्शन आपने एनाटॉमी में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका जो इंसर्शन रहता है वो बहुत दूर रहता है एज कम्पेयर टू द एल्बो जॉइंट एक्सेस। तो ये वाली जो मसल है ये काम करती है एज अ मसल ऑफ स्टेबिलिटी रादर देन अ मसल ऑफ मोबिलिटी। तो ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से सीखा है? हमारे लिवर से, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड क्लास और ऑर्डर लिवर सिस्टम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई विल हाईली रिकमेंड यू आप वो जाके देख लेना, तो आपको ये जो कंसेप्ट है स्टेबिलिटी मोबिलिटी का वो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका भी जो फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है, बट इसका जो मूवमेंट आर्म होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस मसल का भी शोल्डर से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपने इसकी एनाटॉमी पढ़ी है तो इसका भी शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट से कोई अफेक्ट नहीं होता है। अब इसका जो मूवमेंट आर्म है वो कब पीक करता है? जब आपका जो एल्बो फ्लेक्शन है वो होता है 100 से 120 डिग्रीज के बीच की रेंज में। दिस इज ऑल अबाउट द बायोमैकेनिक्स ऑफ एल्बो जॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, so you can ask me in the comment section. I will definitely answer that. And also please like, share and subscribe to my channel. Thank you.